नमस्कार जी सभी को। आज मैं ले आई हूँ स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स का ही एपिसोड नंबर 2। एपिसोड नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया बेसिक आइडियाज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स, एक बहुत ही खूबसूरत सी, इंटरेस्टिंग सी और इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स, इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट हमने कवर किया बेसिक आइडियाज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स को। सो नेक्स्ट सीरीज़ जो इसका नेक्स्ट एपिसोड, अगला जो भाग हम शुरू करने जा रहे हैं वो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स। इससे पहले मैं ये डिस्कस कर दूं कि जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड क्वांटम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन 2 पर्सन है जिन्होंने मिलकर बहुत सारा काम किया और अरेंजमेंट्स क्लासिकल टर्म्स में हम लोगों को बताई कि पार्टिकल्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और जो क्वांटम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है वो फर्दर ऑन 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड होती है, जो कि हम इसके एपिसोड नंबर 3 के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके अंदर 2 स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को हम कवर करेंगे। दोज विल बी बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड फर्मी-डिरैक स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। अब जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, क्लासिकल और क्वांटम में जो मेजर सा डिफरेंस है वो ये है कि जो क्लासिकल है दैट डील्स विद डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स और क्वांटम स्टैटिस्टिकल डील्स विद इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। क्या फ़र्क है कि क्लासिकल के अंदर हम पार्टिकल्स को पहचान पाते हैं, लेकिन क्वांटम के अंदर हम पार्टिकल्स को पहचान नहीं पाते। आप लोगों को एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द जस्टिफिकेशन फॉर द स्टेटमेंट डिस्टिंग्विशेबल बट आइडेंटिकल पार्टिकल्स और आइडेंटिकल बट डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स इन क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। कि क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में आप ये बोलते हैं कि पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं बट दे आर डिस्टिंग्विशेबल। हाउ इज इट पॉसिबल कि चीज़ आइडेंटिकल भी है और आप उनको पहचान भी पा रहे हैं। लेट अस सपोज मैं आपको कहूँ कि मैं आपके पास यू आर डीलिंग विद 2 ट्विन्स, 2 ट्विन्स आपके सामने बिल्कुल बैठे हुए हैं एग्जैक्टली सेम। कोई एक जैसे मूवीज़ में दिखा दिया जाता है कि सीता और गीता 2 ट्विन बहनें हैं, लेकिन एक के कहीं पे कोई तिल है, वहाँ से आप डिस्टिंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे कोई तिल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आइडेंटिकल, मतलब ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इज सेम। आई साइज, माउथ साइज, हेयर साइज, एवरीथिंग, स्टाइल, क्लोथिंग, सब कुछ सेम है। तो आप लोग कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे पहचानेंगे? मैंने कहा कि बैठे हुए हैं आपके सामने, अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट देखिए कि ये पहला पहली चेयर पे बैठा है, दूसरा दूसरी चेयर पे बैठा है। यस, दिस इज द फंडा इन क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स कि हम यहाँ पे आइडेंटिकल पार्टिकल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन पहचान सकते हैं कि पहला पार्टिकल यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल टू लोकेट कि कौन सा पार्टिकल कहाँ है। वही जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि मैं आपको कहूँ कि 2 ट्विन्स हैं, आप लोग पहचानिए। आप कहेंगे कि भैया कोई तिल तुल तो है नहीं, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो आपके सामने मैंने उनको बिठा रखा है, नहीं भी बिठाया उसके बाद वो उठ के चलेंगे भी, तो आप उसकी लोकेशन पे ध्यान रखिए कि पहला पहली चेयर से उठा, दूसरा दूसरी चेयर से उठा, फिर वो उठ के यहाँ चला गया, फिर वो उठ के वहाँ चला गया। इसका मतलब है कि हम उसको उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग पहचानेंगे। सो क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर पोजीशन जो है उसके बेसिस पे हम पार्टिकल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। वी कैन लोकेट, वी कैन डिस्टिंग्विश देम, वी कैन आइडेंटिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशंस। तो लोकेशन के बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम क्वांटम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में आएंगे पार्टिकल्स विल बिकम इनडिस्टिंग्विशेबल। पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं तो फिर इनडिस्टिंग्विशेबल कैसे हो गए? क्योंकि क्लासिकल में अभी मैंने कहा, ध्यान दीजिए कि हम पोजीशन के बेस पे पार्टिकल्स को क्लासीफाई करेंगे। मीन्स वी आर एबल टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। बड़ी आसानी से आप पहचान सकते हैं कि पार्टिकल यहाँ था कि यहाँ था कि यहाँ था कि कहाँ था, आप लोग बड़े आराम से उसको कर सकते हैं। बट क्वांटम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर हमारे सामने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के नाम का एक दानव आके खड़ा हो जाता है, जो कहता है कि अगर आप पोजीशन को अच्छे से मेजर करेंगे तो भैया मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा पूरे तरीके से, और मोमेंटम को सर्टेनली मेजर करेंगे तो भैया पोजीशन चली जाएगी आपके हाथ से। मीन्स पोजीशन को आप विद 100% एक्यूरेसी एंड सर्टेनिटी यू कैन नॉट मेजर। इसकी वजह से वहाँ पे पार्टिकल्स हमारे लिए क्या बन जाते हैं? इनडिस्टिंग्विशेबल। अब इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को स्टडी करना बड़ा ट्रिकी काम होगा, तो हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि उसको कैसे किया जाएगा हैंडल। सो फिलहाल वी आर डीलिंग विद मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स विच विल बी डीलिंग विद क्लासिकल कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर पार्टिकल्स आइडेंटिकल तो रहेंगे बट दे विल बी डिस्टिंग्विशेबल। हम उनको पहचान पाएंगे कि कौन सा पार्टिकल किस किस तरीके से है। तो बजाय इसके कि इससे पहले कि मैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बात करूं, ये बताऊं कि कितने पार्टिकल्स किस सेल के अंदर प्रेजेंट है, कितनी एनर्जी है, कितनी वेलोसिटी है, और उनको रियलिस्टिक सिस्टम्स पे इंप्लीमेंट करूं,
उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको पहले एक सिस्टम तो चाहिए। जैसे आपने फॉर द फर्स्ट टाइम +1 के अंदर या 9th के अंदर जब मैकेनिक्स पढ़ी, आप लोगों को फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ाया जाता है वहाँ पे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। आप लोग बोलते हैं सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम है अलॉन्ग विद ओरिजिन, जिसके साथ हम यहाँ पे रेफरेंस में ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, हम पार्टिकल की पोजीशन को लोकेट करते हैं, वी लोकेट द पार्टिकल। तो यहाँ पे भी आपको वो चीज़ चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर पार्टिकल रुका हुआ है तो पोजीशन हो गई मेजर, अगर पार्टिकल चलने लग गया है तो मोमेंटम की बात करनी पड़ेगी। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पिछले टॉपिक्स के अंदर भी हमने आइडियल से रियलिटी, आइडियलिटी से रियलिटी की तरफ मूवमेंट करने की कोशिश की। आइडियल सिस्टम्स यानी कि बिल्कुल आइडियल, हमने कॉइन की बात की, हमने डाइस की बात की, हमने पैक ऑफ कार्ड्स की बात की कि हम एक बार एक कार्ड निकाल लेते थे, जहाँ रख दिया वहीं रख दिया। हमने एक कॉइन उठाया, उसको टॉस कर दिया, जहाँ चला गया वहाँ चला गया। हमने डाइस थ्रो किया, उसको वहीं पे फेंका, जहाँ चला गया चला गया। ऐसा तो है नहीं कि उसके पैर लगे और चल के कहीं पे भी चला गया। ऐसे सिस्टम्स थे स्टैटिक सिस्टम्स, मीन्स वी वर डीलिंग विद स्टैटिक सिस्टम्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ आइडियलिटी। उसके बाद क्या हुआ कि हम आ गए उन सिस्टम्स पे, जैसे मैंने कहा कि नहीं रियलिटी की तरफ आओ, रियलिटी में एयर मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेस प्रेजेंट है, लॉट ऑफ गैसेस आर देयर। तो आप कंसीडर कीजिए कि एक कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स आर देयर, मींस वी वर डीलिंग विद डायनामिक सिस्टम्स। अब अगर सिस्टम डायनामिक है, हम रियलिटी की तरफ शिफ्ट होने शुरू हो गए। मतलब यहाँ पे हमारे पार्टिकल्स थे रेस्ट पे, दे वर अनेबल टू मूव बाय देमसेल्व्स। हम तो चला पा रहे थे, अपने आप नहीं वो चल पा रहे थे। डायनेमिक के अंदर हमारे पार्टिकल्स आ गए मोशन में, और वो मोशन भी खुद की मोशन थी, अपने आप चल के इधर उधर जा रहे थे। हम लोगों को बड़ा परेशान कर रहे थे, कभी इधर कभी उधर। तो हमने भी तरीका खोज निकाला कि उनको कैसे पढ़ा जाए। अब ये है कि अगर इनको पढ़ना है, डायनामिक सिस्टम को स्पेशली पढ़ना है, रेस्ट के लिए तो हमें कोई बात नहीं है जी, हमें सिर्फ पोजीशन चाहिए थी। तो हमने कहा कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, इसके ऊपर हमने यहाँ कोऑर्डिनेट ड्रॉ किया, ये डी एक्स बन गया, इधर से हमें डी वाई मिल गया, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इस तरीके से डी जेड मिल जाएगा। तो हम कहेंगे कि डी एक्स डी वाई डी जेड एक छोटे से एलिमेंट का यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम, दैट विल बी डी वी। तो इस स्पेस को क्या बोला जाता है, पोजीशन स्पेस। The set of coordinate system which is required to locate the position of particles, उनको हम क्या बोलेंगे, position space। Three dimensional you will say the three dimensional space which is used to locate the position of particle, या particle की position को पता करने के लिए आपको जो 3 mutually perpendicular set of lines की requirement होती है, x axis y axis z axis, उसको हम क्या बोलते हैं, position space बोलते हैं। लेकिन जब वही पार्टिकल्स मूवमेंट करने लग जाएंगे, क्लासिकल में चलो फिर भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन जब हम क्वांटम में जाएंगे तो हमें वहाँ पे पोजीशन मोमेंटम एक बैलेंस बना के रखना होगा कि अगर पोजीशन एक्यूरेट है तो मोमेंटम में इतना इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, मोमेंटम इनएक्यूरेट है तो पोजीशन में इतना इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। तो इन दोनों क्वांटिटीज़ को साथ साथ लेके चलना होगा। ठीक है, देखिए पहले हमें पता है कि मोशन आ गई है तो मोमेंटम पिक्चर के अंदर आ गया है। तो अगर मैं मोमेंटम को डिस्कस करने के लिए सेट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस कंसीडर करूं, जिसमें एक एक्सिस मुझे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ मोमेंटम दे, एक वाई कोऑर्डिनेट ऑफ मोमेंटम, दूसरा जेड कोऑर्डिनेट ऑफ मोमेंटम, तो ऐसे सेट ऑफ सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, मोमेंटम स्पेस। द 3 डायमेंशनल स्पेस विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई और विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल इज टर्म्ड एज मोमेंटम स्पेस। तो इसके अंदर जो छोटा सा हम एक वॉल्यूम, छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे, उसका वॉल्यूम या उसका साइज dpx, dpy, dpz हम कंसीडर कर सकते हैं। इसको हम डी गामा से डिनोट करते हैं। दिस इज गामा, कैपिटल गामा होता है ग्रीक लैंग्वेज के अंदर के अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आपको स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में डील करना है, वहाँ पे स्टैटिक सिस्टम भी आएंगे, वहाँ पे डायनेमिक सिस्टम भी आएंगे, वहाँ पे डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स भी आएंगे, वहाँ पे इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स भी आएंगे। ओ राम जी, ये सब क्या हो गया, इतना सब कुछ हम कैसे डिस्कस करेंगे? ये सब कुछ बिल्कुल हम डिस्कस कर पाएंगे, हम इनको पहले से ही क्लब करके चल पड़ते हैं। अब पहले से अगर हम इनको क्लब कर रहे हैं तो क्लब करते हुए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इन दोनों स्पेसेस को मुझे एक दूसरे के साथ कंबाइन करना है। सो आई विल मिक्स द मोमेंटम स्पेस एंड पोजीशन स्पेस, और वो क्या बन जाता है, फेज स्पेस। तो फेज स्पेस आपको एग्जामिनेशन में समटाइम्स पूछ लिया जाता है, व्हाट इज अ फेज स्पेस। फेज स्पेस अ 6 डायमेंशनल स्पेस। देखिए मैंने कंबाइन किया है, बेसिकली इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस। इन दोनों का ये क्या है, कॉम्बिनेशन है।
ये भी थ्री डायमेंशनल स्पेस है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस कंसीडर की थी हमने, ये भी 3 डायमेंशनल स्पेस है। तो टोटल जो फेज स्पेस बनेगा दैट विल बी 6 डायमेंशनल स्पेस। तो फेज स्पेस क्या है? अ 6 डायमेंशनल स्पेस विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल कंबाइंड इन अ कंबाइंड फॉर्म इन अ सिंगल रीजन ऑफ स्पेस। कि आपके पास एक सिंगल रीजन है, वहीं पे आपने एक सिंगल सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया और वही कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको पोजीशन भी दे रहा है, आपको मोमेंटम भी दे रहा है। ऑल्दो हमें पता है कि 6 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हम नहीं ड्रॉ कर सकते, तो हमें इमेजिनरी कॉन्सेप्ट की तरफ भी जाना होगा। इन चीज़ों की बात मैकेनिक्स के अंदर ऑलरेडी हम थोड़ी बहुत रिलेटिविटी के अंदर करके आ चुके हैं। वहाँ पे मिंकोस की स्पेस की बात हुई थी कि टाइम एक्सिस उन्होंने कंसीडर किया था, लेकिन यहाँ पे फेज स्पेस होगा, 6 डायमेंशनल स्पेस होगा। मतलब 6 डायमेंशनल का मतलब यहाँ पे ये कि पोजिशन और मोमेंटम को हमने कंबाइन कर दिया, ऑल्दो दैट इज 3 डायमेंशनल, दैट इज 3 डायमेंशनल। तो इसको बोला जाता है फेज स्पेस। अब प्रॉब्लम ये है कि इस फेज स्पेस से हम मेजरमेंट्स कैसे करेंगे? तो आपको वहां पे ये पूछ लिया जाता है डिवीजन ऑफ फेज स्पेस इनटू एलिमेंट्री सेल्स। डिवीजन ऑफ फेज स्पेस इनटू एलिमेंट्री सेल्स। क्योंकि देखिए हमने पीछे भी डिस्कस किया, एपिसोड 1 के अंदर भी हमने डिस्कस किया कि ईच एंड एवरी सिस्टम को स्टडी करते हुए वी वांटेड टू यूज प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। अब वो प्रिंसिपल तभी यूज हो सकता था अगर सारे के सारे कंपार्टमेंट्स इक्वल साइज के। तो जो हमने लास्ट टॉपिक किया लेक्चर नंबर 13 के अंदर, देयर वी डिस्कस्ड कि हमारे कंपार्टमेंट्स अनइक्वल साइजेस के थे, तो उनको इक्वल बनाने के लिए प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी यूज करने के लिए हमने क्या किया, अपने पूरे के पूरे कंटेनर को, पूरे के पूरे सिस्टम को हमने सेल्स के अंदर डिवाइड कर दिया और वो सेल्स इक्वल साइज की थी एंड वी वर एबल टू यूज प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। तो एग्जैक्टली सेम हम यहाँ पे भी करेंगे। वहाँ पे वो जो सिस्टम था, अब मैं थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट पे आती जा रही हूँ, हम रियलिटी की तरफ आते जा रहे हैं। मान लीजिए ये रूम है जिस रूम के अंदर मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे ऊपर फैन चल रहा है, एयर मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ मेरे अंदर इनहेल होके जा रहे हैं, कुछ इधर हैं कुछ उधर हैं, एवरीवेयर द एयर इज देयर, और एयर के पार्टिकल्स यहाँ पे हैं। तो जहाँ पे फैन चल रहा है वहाँ पे पार्टिकल्स की स्पीड बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है, यू कैन इमेजिन। अब जैसे 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 आप नीचे 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 आते जा रहे हैं, वो स्पीड कम 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 होती जा रही है। इट मीन्स अगर मुझे यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स को देखना है, स्टडी करना है, मुझे ये जानना है कि यहाँ पार्टिकल्स के पास एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पार्टिकल्स के पास एनर्जी कम है, तो मैं क्या करूँगी, मैं एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर करूँगी। उस छोटे से पोर्शन के अंदर आई विल बी टेकिंग अप माई फेज स्पेस, मैं वहाँ पे फेज स्पेस ले लूँगी। अब उस फेज स्पेस के अंदर क्या होगा कि जो वैल्यूज़ ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट हो जाएंगी इन पोजीशन स्पेस फॉर अ डायनेमिक सिस्टम, वो हमें क्या देंगी, हमें पोजीशन स्पेस की इन्फॉर्मेशन, पोजीशन की इन्फॉर्मेशन दे देंगी। और जो मोमेंटम स्पेस के अंदर होंगी जो वैल्यूज़ dpx, dpy, dpz, वो हमें इन्फॉर्मेशन दे देंगी कि मोमेंटम कितना है। नाउ थिंग इज कि जो अगर मैं बात करूँ कि ज्योमेट्री होगी, द ज्योमेट्री ऑफ वॉल्यूम स्पेस और साइज एंड शेप ऑफ वॉल्यूम स्पेस जो मुझे अचीव होगा, कि मतलब मैंने इतना सा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक पैरेललोपिपेड सॉर्ट ऑफ मैंने कंसीडर कर लिया है, तो वो मैंने ऐसा पैरेललोपिपेड ही क्यों कंसीडर किया, या मैंने एक स्फेरिकल रीजन कंसीडर किया है, तो मैंने स्फेरिकल रीजन ही क्यों कंसीडर किया, बिकॉज आई एम अवेलेबल विद द होल यूनिवर्स। मैं किसी को भी सराउंडिंग मानूँ, किसी को भी रीजन मानूँ, किसी को भी कोऑर्डिनेट एक्सिस मानूँ, दैट इज अप टू मी। तो हमें किसको मानना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपनी बाउंड्रीज तय करनी होंगी कि मुझे सिर्फ इस रूम के अंदर की मेजरमेंट्स करनी है भैया, इससे ज़्यादा नहीं करनी। तो मैं क्या करूँगी, जो शेप इस रूम की है मैं वही शेप अपने फेस स्पेस की अज्यूम कर लूँगी। सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि जो शेप आपके स्पेस की होगी, पहले मैं सिर्फ पोजीशन स्पेस की बात कर रही हूँ, मोमेंटम स्पेस बिल्कुल इसी तरीके से काम करेगा। तो मैंने पैरेललोपिपेड शेप का एक पोजीशन स्पेस कंसीडर कर लिया, तो जो उसकी शेप है, जो उसकी बाउंड्रीज हैं, वो डिसाइड करेंगी मेरी पोजीशन की मैक्सिमम वैल्यू कि भैया ये दीवार मेरे रूम की है, यही दीवार मेरे फेस स्पेस की, मेरे पोजीशन स्पेस की है, यहाँ से बाहर मेरे पार्टिकल की पोजीशन नहीं है, इससे बाहर वो नहीं जाएगा, इधर ये बाउंड्री है, यहाँ से बाहर वो नहीं जाएगा। So, size and shape or geometry of your position space will give you the maximum and minimum values of position your particle can occupy. कि जो पोजीशन आपका पार्टिकल ऑक्यूपाई कर सकता है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको उसके पोजीशन स्पेस से ही मिल जाएगी। इसी तरीके से एग्जैक्टली सेम मोमेंटम स्पेस के अंदर भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वहीं से मिल जाएंगी।
ये इतना आप लोगों को क्लियर है। अब आप देखिए कि मुझे मेजरमेंट्स करनी है, इतने बड़े रूम के अंदर भी मैं मेजरमेंट्स कैसे करूंगी? मैं उसको छोटे 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 टुकड़ों में काट दूंगी। अगर मेरा पूरा फेस स्पेस मैंने पैरेललोपिपेड शेप का कंसीडर किया तो छोटा सा पोजीशन स्पेस भी पैरेललोपिपेड और छोटा सा जो मोमेंटम स्पेस है दैट इज आल्सो पैरेललोपिपेड। और अगर मैंने स्फेरिकल कंसीडर किया है तो मैं स्फेरिकल छोटे 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 पोर्शंस मान के काम कर लूँगी। उसके बाद इंटीग्रेट करके आई विल बी टेकिंग अप द होल सिस्टम। अगर किसी को लग रहा है कि मैं ज़्यादा स्पीडली बोल रही हूँ तो आप अपने वीडियो की स्पीड कम कर लीजिए। मतलब यहाँ ऑनलाइन मोड के अंदर आई कैन से दिस इज़ बेनिफिट टू ऑल ऑफ अस कि अगर आपकी स्पीड ज़्यादा लग रही है आप कम कर सकते हैं, कम लग रही है आप ज़्यादा कर सकते हैं। दैट कैन बी हैंडल। माई कॉन्सेंट्रेशन इज़ ओनली अप टू द क्लियरेंस ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स। तो ध्यान दीजिए, अब आप इतना आपको समझ आ गया है कि फेस स्पेस की शेप जो होगी उसके चाहे पोजीशन स्पेस है चाहे उसके अंदर मोमेंटम स्पेस है, उन दोनों की जो साइज़ है, जो ज्योमेट्री है, वो हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ अपने कोऑर्डिनेट्स की प्रोवाइड करेगा। जैसे मैंने अभी पोजीशन की बात की, एग्जैक्टली लाइकवाइज जो मोमेंटम के कोऑर्डिनेट्स हैं px, py, pz, दैट विल गिव अस द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द डायनेमिक सिस्टम इन द मोमेंटम स्पेस। कि कितना वॉल्यूम उसको अवेलेबल है, कितना वॉल्यूम इसको अवेलेबल है। मतलब मैंने अपने फेस स्पेस की बाउंड्रीज डिसाइड कर ली हैं, तो अब वो जो अंदर उसके अंदर एयर के पार्टिकल्स हैं वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। पोजीशन स्पेस से मुझे इतना वॉल्यूम मिला, मोमेंटम स्पेस से मुझे इतना वॉल्यूम मिला। सो प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वॉल्यूम विल बी टर्म्ड एज अवेलेबल वॉल्यूम। आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज अवेलेबल वॉल्यूम। अवेलेबल वॉल्यूम कि कितना वॉल्यूम आपको अवेलेबल होगा, तो वो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, बहुत छोटी सी सेल, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सेल इन पोजीशन स्पेस जो आपने कंसीडर की, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सेल इन मोमेंटम स्पेस। नेचुरली हमें दोनों को इकट्ठा कंसीडर करना पड़ेगा, पोजीशन एंड मोमेंटम, एंड मीन्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये सब तो चलता ही जाएगा। अब इसके अंदर वॉल्यूम पोजीशन स्पेस के अंदर छोटी सी सेल का dx, dy, dz होगा, जिसको हमने क्या कहा था, dv कहा था। मोमेंटम स्पेस वाला कौन सा था, d गैमा, और इसकी वैल्यू dpx, dpy, dpz। तो ये मेरी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी सेल हो गई पोजीशन स्पेस में, और इसका छोटा सा वॉल्यूम d टाउ, इसको हम बोलते हैं टाउ। ताउ नहीं है ये, टाउ, d टाउ, dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz। यहाँ तक आपको क्लियर है। फिर देखिए जो वॉल्यूम एलिमेंट, इसको मैं बोलूँगी वॉल्यूम एलिमेंट इन फेज स्पेस। पूरे फेज स्पेस के अंदर छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट। अब ये किस सेल का है, बहुत बड़ा सारा फेज स्पेस मेरे पास है, x, y, z, dpx, dpy, px, py, pz सब कुछ है। उसके अंदर मैंने बहुत एक छोटा सा पोर्शन इन द सेंस ये छोटी सी एक स्ट्रिप कंसीडर की। इसके ये जो मैंने स्ट्रिप कंसीडर की, ये मैं ये कह सकती हूँ कि इसके अंदर जो पोजीशन है वो मैंने x एंड x प्लस dx के बीच में मेरा x कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा था, y एंड y प्लस dy के बीच में y कोऑर्डिनेट, z एंड z प्लस dz के बीच में z कोऑर्डिनेट। मतलब dx, dy, dz छोटे छोटे जो मैंने पोर्शन कंसीडर किया उसके कोऑर्डिनेट्स थे ये। इन द एग्जैक्टली सेम वे dpx, dpy, dpz मोमेंटम स्पेस के छोटे छोटे कोऑर्डिनेट्स रहे। तो हमें अवेलेबल वॉल्यूम बहुत छोटा सा एलिमेंट्री सेल हम इसको बोलेंगे फेस स्पेस की, जिसका वॉल्यूम हमें मिल गया। अब प्रॉब्लम ये कि किसके इक्वल होगा। सो देखिए पोजीशन इनटू मोमेंटम, फिर से दिमाग पे जोर डालिए, क्वांटम मैकेनिक्स याद कीजिए, dx इंटू dpx और डेल्टा x डेल्टा p इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। यस यू आर राइट। तो इसी तरीके से ये dx dpx प्लैंक्स कांस्टेंट h, dy dpy प्लैंक्स कांस्टेंट h, dz dpz प्लैंक्स कांस्टेंट h, h इंटू h ये हो गया हमारे पास h क्यूब। तो इन दिस वे आई कैन से कि जो छोटा सा वॉल्यूम फेस स्पेस के अंदर अवेलेबल है उसके डायमेंशंस, उसके यूनिट्स किसके साथ मैच करेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ। नहीं आपको ऐसे समझ आता तो आप यहाँ से देख लीजिए, एक को उठा लीजिए, पोजीशन इनटू मोमेंटम, दो चीज़ें हमारे पास हैं। इसकी डायमेंशन हो गई L, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, सो mL(t-1). तो हमारे पास डायमेंशन क्या आएगी, m1L2t-1 विच इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। एक पोजीशन मोमेंटम, एक पोजीशन मोमेंटम, एक पोजीशन मोमेंटम 3 टाइम्स आया तो ये क्या बन जाएगा, h क्यूब। एक h इनका, एक h इनका, एक h इनका, तो h क्यूब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मिनिमम साइज होगा। बट क्वांटम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर, क्योंकि अगर मैं आपको फिर से याद करवाऊं तो dx एंड dpx
मुझे पता है कि ये क्वांटिटी या तो इक्वल होगी या ग्रेटर होगी h से, उससे कम नहीं होगी इन क्वांटम। dy dpy ये हो जाएगा अगेन h, इसी तरीके से dz dpz अगेन h। तो मैं ये कह सकती हूँ इन तीनों का कॉम्बिनेशन ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्यूब, यानी कि जो मोमेंटम जो हमारा साइज है वॉल्यूम अवेलेबल इन फेज स्पेस का वो या एच क्यूब है या उसके इक्वल है, उससे स्मॉलर नहीं। बट ये केस था क्वांटम का। क्लासिकल के अंदर तो हमने सिर्फ डायमेंशंस कही हैं कि एच के इक्वल है, बट दिस साइज कैन अप्रॉक्सीमेटली गो अप टू 0 क्लासिकल फिजिक्स के अंदर मुझे पता है कि मैं पोजीशन को अप टू द लिमिट ऑफ सर्टेनिटी 100% तक एक्यूरेसी से मेजर कर सकती हूँ अलॉन्ग विद मोमेंटम। पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली आप बड़े आराम से मेजर कर सकते हैं। सो ऐसी कोई लिमिट हमें कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर योर अवेलेबल वॉल्यूम कैन गो अप टू 0 इवन, लेकिन क्वांटम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर ये वॉल्यूम 0 तक नहीं जाएगा। इसके लिए जो मिनिमम वैल्यू आएगी दैट विल बी एच क्यूब, या ये इतनी सबसे छोटी या इससे बड़ा। इससे छोटा वॉल्यूम आप नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इससे ज़्यादा छोटा जैसे ही आप पोजीशन को 0 करेंगे आपका मोमेंटम इनफाइनाइट हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस तरीके से क्वांटम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर ड्यू टू द कंस्ट्रेंट्स ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मिनिमम अवेलेबल वॉल्यूम कैन नॉट गो टू 0, लेकिन क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर वो वॉल्यूम जो है दैट कैन गो अप टू 0 इवन। मतलब आप अपनी सेल का कितना भी छोटा साइज कंसीडर कर सकते हैं। ऑल्दो क्लासिकल और क्वांटम के अंदर जो डिटेल्ड एक मैं कहूँ कि टैबुलेटेड फॉर्म के अंदर एक वेल डिफाइंड बाउंड्री के साथ की जो कंपैरिजन है वो मैं आपको करवाऊंगी इन द वेरी लास्ट ऑफ आवर ऑल द लेक्चर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तीनों एपिसोड्स खत्म होने के बाद मैं उसको डिस्कस करूंगी, लेकिन बीच बीच में जहाँ पे जो चीज़ चाहिए आई विल बी डिस्कसिंग। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया कि क्लासिकल और क्वांटम के अंदर मेजर डिफरेंसेस क्या हो गए। एक तो पार्टिकल्स की डिस्टिंग्विशेबिलिटी एंड अनदर वन इज इंक्लूजन ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और उसकी ही वजह से जो सेल का साइज हम चूज कर सकते थे, क्लासिकल के अंदर वी कैन चूज एनी साइज ऑफ द सेल, इट कैन अप्रोच इवन 0। मैं एक सेल का साइज 0 को अप्रोच भी करवा सकती हूँ कि 0.00000000 समथिंग वैल्यू ये ले सकता है, लेकिन क्वांटम में मेरे लिए ये अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे मेरे ऊपर इम्पोजिशंस है, मेरे ऊपर कंस्ट्रेंट्स हैं कि मैं इतना वॉल्यूम नहीं ले पाऊँगी। तो ये था कॉन्सेप्ट फेज स्पेस का। अब ये है कि हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की मैं बात करूं कि कितने कंपार्टमेंट्स के अंदर कितने पार्टिकल्स आ सकते हैं और वो रियलिटी में कैसे इंप्लीमेंट होंगे। अभी जैसे मैं फ़ैन के सिस्टम की बात कर रही थी, मैंने अपने किसी लेक्चर के अंदर बारिश की बात की थी कि यहाँ बारिश हो गई, आपके रूम के अंदर बारिश नहीं है, वहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, आपके रूम के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कम है, वहाँ पर वेलोसिटीज़ अलग है, यहाँ पर वेलोसिटीज़ अलग हैं। तो ये रियलिस्टिक आस्पेक्ट्स इनको डिस्कस करने से पहले कि ये जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है हाउ डज इट डील विद द सिस्टम्स, ये करना बहुत ज़रूरी है। मीन्स व्हाट आर द बेसिक अप्रोचेज इन ऑल द 3 स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डील विद बेसिक अप्रोच इन ऑल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स या ऑल ब्रांचेज ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स या बेसिक अप्रोच इन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, जिसके बेस पे तीनों स्टैटिस्टिक्स, आप लोग नहीं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स लिखना चाहते, इन ऑल द स्टैटिस्टिक्स, और ऑल के अंदर ही तीनों की कहानी आ गई। कोई भी हमसे गुस्सा नहीं होगा, बोस भाई साहब गुस्सा नहीं होंगे, मैक्सवेल नहीं होंगे, बोल्ट्जमैन नहीं होंगे, फर्मी नहीं होंगे, डिराक नहीं होंगे, कोई गुस्सा नहीं होगा। ऑल कह दिया हमने, सबको इंक्लूड कर लिया। तो देखिए ऑल तीनों, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, बोस आइंस्टाइन एंड फर्मी डिराक स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, 3 होती हैं। तीनों को एक ही स्ट्रैटेजी पे काम करना है। हाँ, उनके पार्टिकल्स अलग होंगे। देखिए जैसे अब आप एग्जामिनेशन देते हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज़, आपके बोर्ड, सब कुछ डिफरेंट होता है, बट पैटर्न इज सेम। लेवल ऑफ डिफिकल्टी किसी का थोड़ा सा ज़्यादा, किसी का थोड़ा सा कम, डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम डीलिंग विद। लेकिन जो हिरार्की होती है दैट विल रिमेन सेम, जो स्टेप्स होते हैं दैट विल रिमेन सेम। वही आपको ग्रेजुएशन के अंदर 3 साल +1 2 के अंदर 2 साल पढ़ाया जाता है इन द सेम एजुकेशन पॉलिसी जो ऑन गोइंग है अभी। आप कहेंगे जी वो भी बदल गई, वो बात की बात है, रूल्स नए बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बनना और टूटना ये तो ज़िंदगी है ना, तो ये जिंदगानी है, ये चलती रहती है। लेकिन जो आज का सिनेरियो है अकॉर्डिंग टू दैट अगर मैं काम करूं तो क्या है, हमें पता है कि वही एग्जामिनेशन 3 साल पढ़ा के आपके एग्जाम लेने हैं, वहीं पे 2 साल पढ़ा के आपके एग्जाम लेने हैं। स्कूल वालों ने, हर यूनिवर्सिटी, हर बोर्ड इसी तरीके से डील करता है। थोड़ा थोड़ा फ़र्क चलता रहता है, वही तरीका यहाँ पे भी रहेगा।
तीनों की तीनों स्टैटिस्टिकल फिजिक्स सेम स्टेप्स फॉलो करेंगी एंड दे विल बी रीचिंग अप टू डिफरेंट रिजल्ट्स। और वो डिफरेंट रिजल्ट्स क्यों होंगे? बिकॉज दे आर डीलिंग विद डिफरेंट सिस्टम्स, क्योंकि सारे बोर्ड्स डिफरेंट स्टूडेंट से डील करते हैं तो रिजल्ट्स डिफरेंट आते हैं। कहीं पे पास परसेंटेज ज़्यादा है, कहीं पे फेलर परसेंटेज ज़्यादा है, तो बिकॉज सिस्टम्स डिफरेंट है। तो एग्जैक्टली सेम हम यहाँ पे भी बात करेंगे। तो जो बेसिक अप्रोच है जिसके साथ हम डील करेंगे, हम पिछले एपिसोड के अंदर ये प्रूव करके आ चुके हैं कि जो सिस्टम है मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा रहता है एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। तो आपको क्या करना होगा, जब भी आपको कोई सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा और आपको कहा जाएगा इसकी एनर्जी बताओ जी, इसकी वेलोसिटी बताओ जी, हमें डिस्ट्रीब्यूशन बताओ जी, तो व्हाट विल यू हैव टू डू इज़ आपको सबसे पहले उसकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की। आपको क्या करना होगा, पहले उसकी जनरल थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए फॉर एनी स्टेट, जैसे हमने किया कि N1 N2 N3 एंड सो ऑन। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, यू विल बी कंसीडरिंग W, which will be the thermodynamical probability, because a system can be studied in its most probable state that we have already discussed in our previous lectures. हमने ऑलरेडी वहाँ डिस्कस किया कि किसी भी सिस्टम को स्टडी करने के लिए हमें उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट तक जाना होगा, वहाँ तक हमें मार्क करनी होगी, उसको हमें पढ़ना होगा। तो हम लोग पहले मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की बात करेंगे, वहाँ से हम उसके सिस्टम के लिए W लिखेंगे। सिंस नंबर ऑफ पार्टिकल्स वी आर डीलिंग विद विल बी वेरी वेरी लार्ज, क्योंकि जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है इट डील्स विद ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ ये डील करेगी। और जब n ज़्यादा हो जाता है, पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाते हैं, हमने पहले ही कहा कि इट इज़ ईजी टू डील विद लॉग, सीधा सीधा हम डील नहीं करते। तो आप लोग पहले W लिखेंगे, फिर आप उसका लॉग लेंगे, उसके बाद हमें बात करनी है मैक्सिमम की। हमें पता है कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है उस स्टेट के लिए इस लॉग W की वैल्यू, क्योंकि ये W मैक्सिमम हो जाएगा, लॉग W मैक्सिमम हो जाएगा। और मैथमेटिक्स के अंदर जो क्वांटिटी मैक्सिमम या मिनिमम होती है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0। तो आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा उसका डेरिवेटिव लेके उसको इक्वल टू 0। आप इसको जो भी इक्वेशन नंबर 1 2 3 वट एवर यू वांट टू गिव यू कैन गिव। तो यहाँ से आप लोगों के पास आ जाएगा डेरिवेटिव 0। उसके बाद आपको बात करनी होगी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। कंस्ट्रेंट सारे के सारे वही रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सेकंड पॉइंट में आप कहेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, मतलब जो n हम कंसीडर करेंगे दैट विल रिमेन कांस्टेंट। जितने भी हैं ये N1 N2 N3 जैसे भी हैं, N1 प्लस N2 प्लस N3, जितने भी कंपार्टमेंट्स में आपने इसको बांटा है इट विल रिमेन कांस्टेंट। और समीशन Ni आप इसको कह सकते हैं इट विल रिमेन कांस्टेंट वेयर I इज इक्वल टू 1 to k, अगर k कंपार्टमेंट्स हैं तो। अब देखिए इसका भी अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो समीशन DNI ये भी क्या बनेगा, इक्वल टू 0। तो इसको आप दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो आपका अगला स्टेप रहेगा उस कंस्ट्रेंट को यूज़ करना जो आपको ये कहता है कि आपके पार्टिकल को इधर उधर कहीं भी गिरने की इजाज़त नहीं है, उसको सिर्फ कंपार्टमेंट्स के अंदर जाके गिरना है, या पहले से ही किसी पार्टिकल को अंदर प्रेजेंट होने की परमिशन नहीं है। इसीलिए हमने कहा था कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मस्ट रिमेन सेम, वो हमने कंसीडर किया। उसके बाद नंबर 3 विल बी डीलिंग विद टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये भी क्या रहेगी किसी भी सिस्टम के अंदर हमेशा कांस्टेंट। अब मान लीजिए कि फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर N1 पार्टिकल्स प्रेजेंट है और एक पार्टिकल की एनर्जी है U1, तो सबकी एनर्जी क्या हो जाएगी, N1 U1। इसी तरीके से सेकंड के अंदर N2 U2, थर्ड के अंदर N3 U3 एंड सो ऑन। पूरे सिस्टम की एनर्जी ये क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगेन मैं इसको लिखूंगी समीशन Ni Ui, I इज इक्वल टू 1 to k, जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं इट विल रिमेन कांस्टेंट। मैंने अगेन डेरिवेटिव लिया, इसका फिर से आप डेरिवेटिव करेंगे, समीशन I इज इक्वल टू 1 to n Ni Ui, इट विल बी 0। तो यहाँ से आपके पास ये क्या आ जाएगा, 0। यू कैन राइट समीशन I 1 to n dni Ui विल बी इक्वल टू 0। मान लीजिए ये है आपकी इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद आगे ये स्टैटिस्टिकल फिजिक्स क्या करती हैं तीनों की तीनों, ये क्या करेंगी, अभी जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ली थी उस फर्स्ट इक्वेशन में से आपको इस सेकंड को माइनस करना है बाय मल्टीप्लाइंग विद अल्फा। अल्फा से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको आप बीटा से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आप इन दोनों को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, d log w माइनस अल्फा समीशन dni, यहाँ पे लिमिट्स आप लिख लीजिएगा, माइनस बीटा समीशन
UIDNI इक्वल टू 0। ये जो अल्फा और बीटा हमने लगाए हैं, दीज आर लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर्स। अल्फा की वैल्यू ईच एंड एवरी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर डिफरेंट होगी, वो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस हम इसको कैलकुलेट करेंगे। एंड बीटा विल ऑलवेज कम आउट इक्वल टू 1/kT फॉर ईच एंड एवरी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ये सब हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर करेंगे, जहाँ पे हम इनको प्रूव करेंगे कि ये अल्फा की वैल्यू है भाई स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के लिए, ये बीटा की वैल्यू है, तो ये सब हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो बेसिक इक्वेशन है, यहाँ तक आपको तीनों स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर पहुँचना है और उसके बाद धीरे धीरे आगे चलते जाना है। ऐसे ही धीरे धीरे कड़ी दर कड़ी हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के एंड तक पहुँच जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।